नमस्कार, मैं पवन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी चुनाव में बूथ के बढ़ते महत्व की, बदायूं हत्याकांड के पकड़े गए आरोपी की, सीएम केजरीवाल और ईडी के बीच चल रहे घमासान की, और साथ ही आज की सभी राजनीतिक घटनाओं पर भी करेंगे चर्चा विस्तार से। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को कोर्ट ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं है। दरअसल ईडी के समन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि अगर वह पूछताछ के लिए जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। पल्लवी पटेल की पार्टी से भी टूटा सपा का गठबंधन, अखिलेश यादव ने खुद किया ऐलान। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी, कोयंबटूर से मैदान में उतरेंगे अन्नामलाई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई साउथ तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कोयंबटूर से बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस लिस्ट में 9 नामों को जगह दी है। बेंगलुरु में सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ एफआईआर, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हनुमान चालीसा और अजान विवाद में एक दुकानदार की पिटाई के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या के खिलाफ अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स निफ्टी में उछाल। आखिरकार बीते 3-4 दिनों से शेयर मार्केट में जारी उठापटक थम गई और हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बाजार हरे निशान से खुलकर हरे निशान पर बंद हुआ। आज सभी सेक्टर में तेजी रही। यहां 72,641 पर सेंसेक्स बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 22,000 के पार पहुंचा। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। यहाँ मॉल में एस्केलेटर पर चढ़ने के दौरान पिता की गोद से मासूम बच्चा फिसल गया और बच्चा तीसरी मंजिल से सीधे नीचे जा गिरा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मॉल में हड़कंप मच गया। आप भी देखिए खौफनाक वायरल वीडियो। बताया जा रहा है ये घटना रायपुर के एक मॉल की है। यहाँ एक परिवार शॉपिंग करने पहुंचा था। पिता अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर मॉल की तीसरी मंजिल पर था। तभी दूसरे बच्चे को संभालने के दौरान पिता के हाथ से दूसरा बच्चा फिसल गया और वह मॉल की तीसरी मंजिल से 40 फीट नीचे जमीन पर जा गिरा। बच्चा जैसे ही नीचे गिरा, तुरंत परिजन रोते चीखते मॉल से नीचे उतरे और बच्चे को उठाकर आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बच्चे को मृतक घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी मिलने के बाद पुलिस मॉल पहुंची और जायजा लिया। बच्चे के नीचे गिरने की घटना से पूरे मॉल में हड़कंप मच गया। ये पूरी घटना मॉल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रोक करेंगे आज की प्रमुख खबर की ओर। चुनाव का अंतिम पायदान बूथ होता है, वहीं से मतदाता अपने प्रत्याशी का चयन करता है। आमतौर पर पहले चुनाव की धारणा बड़े नेता, बड़ी रैली और प्रत्याशी का चेहरा हुआ करता था, लेकिन अब ये बीते जमाने की बात हो गई है। इन सब के साथ अगर बूथ को मजबूत नहीं किया गया तो फिर जीत उतनी ही कमजोर हो सकती है।
भारतीय जनता पार्टी ने बूथ को मजबूत करने का एक नया चलन शुरू किया और लगातार जीत के पायदान पर चलती रही। शायद यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की दूसरी पार्टियों ने भी बूथ पर जोर देना शुरू किया और लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के आम चुनाव में बूथ की हनक, बूथ की धमक और बूथ की ताकत को लेकर अब कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि जिसका बूथ मजबूत है उसकी जीत पक्की है। आज हम आपको बताते हैं चुनाव में बहुत सारे कारण और कारक होते हैं और सबसे बड़ा कारण होता है किसी भी सीट का गणित। वहां पर जनसंख्या में जाति, ये सब वो गणित है जो जीत को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन सारे गणित चुनाव के लिए सटीक होते हुए भी फेल हो जाते हैं। जब बूथ कमजोर हो, जीत मजबूत हो तो इस बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर बूथ लेवल पर काम नहीं किया जाता है, और यही वजह है कि डिजिटल युग की दुनिया में डिजिटल युग का चुनाव तो शुरू हो चुका है, पर बूथ पर काम और भी मजबूत और भी गंभीरता से शुरू हो चुका है। हम आपको कुछ चुनावी आंकड़े दिखा रहे हैं, इन्हें आप देखेंगे तो आपको एक चुनाव का आंकड़ा पता लगेगा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी तक लगभग 15.29 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 8.14 करोड़ पुरुष मतदाता, 7.15 करोड़ महिला मतदाता और 7,705 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। पहली बार वोट डालने जा रहे 18 से 19 आयु वर्ग मतदाताओं की संख्या लगभग 20.41 लाख है। यूपी में कुल मतदान केंद्र लगभग 1,75,000 हैं। ग्रामीण बूथ की बात करें तो ग्रामीण बूथ 1,23,053 है। शहरी बूथ 38,959 हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इनमें 63 सीटें अनारक्षित हैं, जबकि 17 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। राज्य में वाराणसी, रायबरेली, लखनऊ, अमेठी वीआईपी सीटें हैं। बात करें लोकसभा 2024 के चुनाव की तो उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 19 अप्रैल सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत। दूसरा चरण 26 अप्रैल अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा। तीसरा चरण 7 मई संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, अवला, बरेली। चौथा चरण 13 मई शाहजहांपुर, खीरी, धवरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। पांचवा चरण 20 मई मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा। छठा चरण 25 मई सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई। सातवां चरण 1 जून महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोड़ी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज। 4 जून को आएंगे लोकसभा चुनाव के परिणाम। यूपी में बूथ की संख्या 1,75,000 के पार है, इसलिए चुनाव की जीत हार की कुंजी यही है। लेकिन बूथ पर किस तरीके से जोर दिया जा रहा है, बूथ की ताकत का एहसास करके सुनिए। सबसे पहले हम इन सभी पार्टियों को बारी बारी से सुनते हैं। कि समाजवादी पार्टी पिछले 1 साल से अपने बूथ पे काम कर रही है, बूथ कमेटी बनाने का काम किया है, कार्यकर्ता ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बूथ पे कैसे काम करना है, कैसे भाजपा के झूठ का मुकाबला करना, इन सब की तैयारी समाजवादी पार्टी ने पिछले 1 साल से की है। समाजवादी पार्टी अपने बूथ को मजबूत कर चुकी है। अब हम भारतीय जनता पार्टी के झूठ का सामना कर रहे हैं और झूठ को सच से हराने के लिए हमारे बूथ पे समाजवादी पार्टी के योद्धा वो तैयार है 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव बूथ प्रबंधन पर आधारित रहता है। मैं अपने मोहल्ले में
पहली बार 1967 में बूथ पर बैठा था। 69 से लेकर के अब तक मेरा बूथ सदैव चुनाव जीतता रहा है। 1 बूथ 10 यूथ का नारा कल्याण सिंह के ज़माने में तथा भारतीय जनता पार्टी ने सदैव दिया है। बूथ प्रबंधन के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में अपना चुनाव जीत रही है और यही उसका मकसद रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस समय की जनसंघ का जोर बूथ प्रबंधन पर सदैव रहता है। अब उसका जोर यह भी रहता है कि समाज के सभी वर्गों के लोग उसके बूथ में शामिल हों तथा वो भारतीय जनता पार्टी को उसके विचारों के आधार पर अपने मत का प्रयोग करें और इसीलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आज चुनाव जीत रही है। बूथ प्रबंधन पर भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास उसकी जीत का बड़ा कारण है। 24 के चुनाव के चलते हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर हम बात करें बूथ की तो हम पूरी तरह से बूथ पे बीएलओ की नियुक्ति कर चुके हैं और यही नहीं, सिर्फ नियुक्ति के साथ साथ में गठबंधन के जो हमारे साथी हैं उनसे भी हमने अपनी सूची का आदान प्रदान कर लिया और पूरी तरीके से चुनाव के मैदान में बात करी जाए, अगर हमने 6 जो है प्रभारियों की नियुक्ति की है और 6 प्रभारी लगातार जो जिला अध्यक्ष हैं उनके साथ में संपर्क में स्थापित है और पूरी तरह से दौरे पर है। अगर हम बात करें मीडिया, सोशल मीडिया की, तो वहाँ भी हमने प्रभारी संयोजक नियुक्त किए हैं ब्लॉक लेवल पर। ब्लॉक लेवल पर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं और लगातार जो मुद्दे हैं जनता के, वो जनता के बीच पहुँचाए जा रहे हैं। हर तरह से ब्लॉक लेवल पर हमारी जो योजनाएं हैं, हमारा जो घोषणा पत्र है, हमारी जो न्याय गारंटी है, उन सबको जनता के बीच पहुँचाया जा रहा है। इसके साथ में अगर हम बात करें कि जो जिलाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सारे लोग हमारे संपर्क में हैं वॉर रूम के अंदर। वॉर रूम लखनऊ में स्थापित किया गया है और जिससे सारा कम्युनिकेशन एक ही झटके में पूरे गांव से, ब्लॉक से, बूथ से, हर जगह से संपर्क स्थापित है। तो इस बार चुनाव मुद्दों पर होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है जनता के मुद्दे उठाने के लिए। कांग्रेस ने भी बूथ को लेकर कमेटी बनाई है। समाजवादी पार्टी ने भी वोट को लेकर उसे खास दर्जा दिया है। बूथ के प्रभारी की लखनऊ में बैठक हुई और बूथ के महत्व को समझा। बीएसपी ने भी बूथ पर विशेष ध्यान देना शुरू किया और भाजपा के नारे ही अपने आप में बहुत हैं। एक बूथ 10 यूथ, युवाओं को खींचने के लिए तो महिलाओं को खींचने के लिए शक्ति बूथ और सभी जातियों के समन्वय के लिए कमेटी में विशेष ध्यान रखा। आईटी सेल को भी बूथ से जोड़कर रखा। उसका न सिर्फ डेटाबेस बल्कि उसके साथ समीक्षा भी की। फिर वो लाभार्थी वर्ग हो, लखपति दीदी हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो या फिर अब प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि हर बूथ पर 370 वोट पिछली बार से ज्यादा पड़ेंगे। इन सब बातों के बाद बूथ का मजबूत होना कितना महत्वपूर्ण है। चुनावी प्रणाली कितनी भी आधुनिक हो जाए, कितनी भी डिजिटल हो जाए, मगर बूथ पर मतदाता नहीं पहुंचता है, पोलिंग % कमजोर रहता है, तो उससे पार्टी को जरूर नुकसान पहुंचता है। जिसने बूथ पर काम नहीं किया है तो जीत बूथ को मजबूत करने वाली पार्टी के साथ चली जाती है। ये है बूथ के मजबूत होने का फायदा। फिलहाल खबरें अब तक में, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बदायूं डबल मर्डर केस में दूसरे अभियुक्त जावेद को पुलिस ने कल रात बरेली से गिरफ्तार कर लिया है। वह हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। वारदात के बाद जावेद मोबाइल बंद कर दिल्ली भाग गया था। पुलिस की कई टीमें उसके पीछे लगा दी गई थीं। वहीं बरेली पुलिस ने जावेद को बदायूं पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां थाने में पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। जावेद दिल्ली से आकर बरेली में सरेंडर करने की फिराक में था। वहीं गिरफ्तारी के दौरान लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ आपको बताते चलें कि आरोपी शाजिद को मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा मार गिराया गया था। वहीं दूसरे आरोपी जावेद को शिद्दत से तलाश पुलिस कर रही थी। जावेद ने अपने वीडियो में खुद को बेकसूर बताया है। उसने कहा है कि जिनकी हत्या हुई है उस घर से उनके बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। उसका इस हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है। फिलहाल सच्चाई तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं दी है। दरअसल ईडी के सम्मन पर केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंच रहे थे। उन्होंने कोर्ट से इस बात की श्योरिटी मांगी थी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सम्मन के जवाब में केजरीवाल को ईडी के सम्मुख पेश होना होगा। उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है। वहीं ईडी के सम्मन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे हैं। इसके बाद ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैम्बर में पहुंचे थे। इसके बाद सबूतों की फाइल को देखकर जज ने गिरफ्तारी से बचाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 9वीं बार सम्मन भेजते हुए 21 मार्च यानी कि आज बुलाया था। पूछताछ से पहले उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर लिया और दंडात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने सीएम को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में केजरीवाल की मुश्किलें दिन पर दिन और बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कावेरी वादी के बीच अब कोई गठबंधन नहीं है। 2022 के चुनाव तक ही गठबंधन था, 2024 में कोई गठबंधन नहीं है। इससे पहले भी सपा के कई साथी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि महागठबंधन के साथी एक एक कर अखिलेश यादव को छोड़ रहे हैं या फिर खुद अखिलेश यादव उनसे रिश्ता खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर ने 2022 चुनाव के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी से दूरी बना ली थी और बाद में अपना गठबंधन तोड़ दिया। कुछ हफ्ते पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भी सपा से अपना गठबंधन खत्म कर लिया और आज पल्लवी पटेल की पार्टी अपना दल कावेरावादी से गठबंधन खत्म होने का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने कर दिया। जाहिर सी बात है, चुनाव से पहले क्या पार्टी क्या नेता एक एक कर सभी अखिलेश यादव से दूर हो चुके हैं। 2022 के चुनाव के पहले जिन ओबीसी नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए 2022 का माहौल बनाया था, अब वे सब अखिलेश से अलग हो चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह सहित कई नेता अखिलेश यादव का दामन छोड़ चुके हैं। महान दल के नेता केशव देव मौर्य भी अखिलेश यादव से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ कोई साझेदारी फिलहाल 2024 में दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय कांग्रेस को छोड़कर। अब कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव अपनी नैया पार लगा पाते हैं या नहीं, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। इन खबरों के अलावा एक नज़र आज की राजनीतिक घटनाओं और आज की मुख्य खबरों पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। केंद्र सरकार को चुनाव आयोग की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले देश की बड़ी आबादी के व्हाट्सएप पर केंद्र सरकार की तरफ से संदेश पहुंच रहा है। ये संदेश केंद्र सरकार के विकसित भारत से जुड़ा हुआ है। अब चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप तुरंत बंद करने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने इस निर्देश का पालन करते हुए मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी है। दरअसल आयोग को कई शिकायतें मिली थीं कि लोकसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार अभी भी ये मैसेज व्हाट्सएप पर भेज रही है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को बताया कि ये मैसेज देश में आचार संहिता लगने के बाद भेजे गए थे। वहीं आज भारतीय स्टेट बैंक ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा ब्यौरा दिया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके ये जानकारी दी है। चुनाव आयोग को खरीदे गए और कैश कराए गए सभी बॉन्ड का पूरा ब्यौरा उपलब्ध करा दिया गया है। सभी बॉन्ड के नंबर भी बता दिए गए हैं। वहीं चुनाव को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने आई। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ राज्यों में प्रशासनिक तबादला करने का आदेश दिया गया। 5 राज्य गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, असम और पश्चिम बंगाल में 8 गैर कैडर एसपी, एसएसपी और 5 गैर कैडर डीएम ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा जहां भी मुख्य राजनेताओं के रिश्तेदार होने के आरोप लगे थे, वहां के डीएम एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। इसमें एसपी वटिंडा और एसपी शोनितपुर का भी नाम शामिल है। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है।
कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, जिसको लेकर आज कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी के हेडक्वार्टर में 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस हार के डर से बहाने ढूंढ रही है। बिहार में सैकड़ों छात्रों ने आज पटना में जेडीयू कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। नाराज छात्रों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और सड़क जाम की। छात्रों का उग्र प्रदर्शन देख पुलिस को बीच में आना पड़ा। इस दौरान छात्रों और पुलिस के जवानों के बीच हल्की फुल्की झड़प हुई। दरअसल बिहार के शिक्षा विभाग ने डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं तक के छात्रों को अब स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है, जिसको लेकर इंटर के छात्र विरोध जता रहे हैं। इंटर के छात्रों की डिमांड है कि इस आदेश को वापस लिया जाए। फिलहाल पुलिस सभी छात्रों को जेडीयू कार्यालय के पास से हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी पूर्व सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम हमेशा करते रहेंगे। तो ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे दिन देश में सुर्खियों का विषय बनी रही, लेकिन जाते जाते आपको एक और मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें गरीबों और असहाय लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लाती हैं ताकि गरीबों को उनका लाभ मिल सके और वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसी तरह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब घरों की बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चला रही हैं, ताकि जो गरीब माता पिता अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्हें उनका लाभ भी मिल रहा है, लेकिन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचारियों की काली दृष्टि ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, इन दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भ्रष्टाचार चरम पर है। आम आदमी से लेकर अधिकारियों तक हर कोई इस धांधली में लिप्त है। हाल ही के दिनों में ऐसी कई खबरें सामने आई थीं। बीते दिनों ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र से सामने आया, लेकिन हद तो तब हो गई जब योजना के अनुदान के लालच में भाई ने बहन के साथ ही 7 फेरे ले लिए। जी हां, पैसों का लालच इस कदर हावी हुआ कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते को तार तार करते हुए दोनों ने एक दूसरे से ही शादी रचा ली और अधिकारी खुद इस शादी में बाराती बने। वहीं जब मामला सामने आया तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हालांकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब इस योजना में भ्रष्टाचार की खबरें सामने आई हों। इससे पहले पैसों के लालच में जीजा साली की शादी करवा दी गई। विवाह कार्यक्रम में दुल्हन खुद को माला पहनाती हुई नजर आई। पैसे और गिफ्ट के लालच में बिना दुल्हन के ही सैकड़ों दूल्हों की शादी करा दी गई। इसके अलावा कुछ युवकों को 2 से 3 हज़ार रुपए का लालच देकर नकली दूल्हा बनाने का भी आरोप लगा है। ऐसे कई मामले सामने आए जिसने योगी सरकार की मनसाओं पर जमकर पानी फेरा। एक और सरकार गरीब लड़कियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लेकर आई, लेकिन भ्रष्टाचारियों ने इसे भी नहीं छोड़ा। हालांकि अधिकारियों को तो अक्सर सरकारी कार्यों में पैसे की धांधली और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते देखा जा सकता है, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि सरकार जिन गरीब जनता के लिए योजनाएं चलाती है, वही जनता सरकार को ठगने का काम कर रही है। थोड़े से पैसों के लालच में आकर अपना ईमान खराब कर रही है, फिर वही जनता सरकार पर उंगली उठाती है और जनता के हित में कोई काम न करने का आरोप भी लगाती है। लेकिन सरकार करे तो क्या करे और कैसे करे, जब उसी के अधिकारी और जनता उसको ठगने का काम करें। अहम बात यह भी है कि उच्च अधिकारियों को भी इस बात की भनक नहीं लगती और सिर्फ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ही नहीं, ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं हैं
जिनमें भ्रष्टाचार अधिकारी सांप की तरह कुंडली मारे बैठे हैं, ये किसी आस्तीन के सांप से कम नहीं हैं जो अपनी ही सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते रहे हैं और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये वाकई गंभीर मुद्दा है। सरकार को इस पर विचार करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द इस समस्या पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है, वरना यूं ही भ्रष्टाचारियों का ये खेल चलता रहेगा और ये दिन पर दिन फलता फूलता रहेगा। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया पर जरूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता।